हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन की विभिन्न मोड्स कौन कौन से हैं, विधियां कौन सी हैं। रेप्लिकेशन अर्थात डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और उसमें आनुवंशिक पदार्थ का सर्वप्रथम गुण ये होना चाहिए कि उसको द्विगुणन की उनमें क्षमता होनी चाहिए। तो डीएनए में ये द्विगुणन की क्षमता होती है। ये द्विगुणन या रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन जो है वो डीएनए में पाया जाता है। तो प्रतिकृतियन क्या है? अपने ही समान कॉपी बनाने की क्षमता जो होती है वो क्या कहलाती है? द्विगुणन या रेप्लिकेशन कहलाता है। तो डीएनए में रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पाई जाती है। रेप्लिकेशन के लिए तीन मुख्य विधियां दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। कौन कौन सी विधि है? एक है कंजर्वेटिव मेथड, यहाँ से देखिए, एक है कंजर्वेटिव मेथड, दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव मेथड और तीसरा है डिस्पर्सिव मेथड। तो कंजर्वेटिव मेथड में क्या होता है कि जो डीएनए के एक कॉपी से जो दूसरी कॉपी बनती है उसके दोनों स्ट्रैंड नए होते हैं। दूसरी जो कॉपी बनती है दोनों स्ट्रैंड पूरी तरह से नए होते हैं और पुरानी जो है वो एज इट इज रहती है। तो इस तरह से ये विधि कहा गया कंजर्वेटिव मेथड में। और सेमी कंजर्वेटिव मेथड में क्या कहा गया? इस प्रणाली के अनुसार इसमें क्या कहा गया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक जो दो नए मॉलिक्यूल बनते हैं डीएनए के, एक से दो जब बनते हैं डीएनए, तो उसमें से प्रत्येक डीएनए के मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड तो पुराना होता है और एक स्ट्रैंड जो होता है वो नया होता है। तो इसमें इस तरह से क्या हो गया, पिछली पीढ़ी का जो है वो आधा प्रत्येक डीएनए में संरक्षित हो गया। एक नया है और एक पुराना है, अर्थात 50% न्यू है और 50% ओल्ड है। तो आधा संरक्षित हो गया, इसलिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड को अर्ध संरक्षी विधि भी कहा जाता है। तीसरी विधि है डिस्पर्सिव मेथड या डिस्पर्सिव मेथड कहा जाता है। इसमें डीएनए कई टुकड़ों में टूट जाते हैं, कई खंडों में बढ़ जाते हैं। प्रत्येक खंड में रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, फिर उन खंडों को आपस में वे खंड जोड़ दिए जाते हैं लाइगेज एंजाइम के द्वारा। तो ये विधि जो है, इसमें अलग अलग पैचेस के रूप में नए बने डीएनए दिखाई पड़ते हैं। तो तीनों विधियों में से सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी विधि को बेहतर माना गया, वैज्ञानिकों के द्वारा मान्यता मिली। और एक वैज्ञानिक जिन्होंने मेसल्सन और स्टॉल, दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध कर दिया कि डीएनए जो है वास्तव में सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा ही रेप्लिकेट होता है या फिर द्विगुणित होता है। तो वो कैसे होता है, उनके प्रयोगों को हम समझते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डीएनए नाइट्रोजन के दो समस्थानिक को लिए। उन्होंने N14 वाला बैक्टीरिया का, ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए में N14 होता है, उसके जो डीएनए में नाइट्रोजन उपस्थित होता है वो N14 होता है। उसको उन्होंने क्या किया, N15 वाले अमोनियम क्लोराइड के माध्यम में, N15 क्या है, नाइट्रोजन का भारी समस्थानिक है, उस वाले माध्यम पर N15 वाले माध्यम पर, अमोनियम क्लोराइड के माध्यम पर N14 डीएनए वाले बैक्टीरिया को ग्रो कराया कई पीढ़ियों तक लगातार ग्रो कराने के बाद में उनको क्या प्राप्त हुआ, N15 डीएनए वाले बैक्टीरिया प्राप्त हुए, ई कोलाई प्राप्त हो गए। अब N15 वाले ई कोलाई को उन्होंने फिर से क्या किया, N14 वाले माध्यम में फिर से डाल दिया। किसमें डाल दिया? N15 के बैक्टीरिया को निकालकर N14 के साथ में मिक्स किया और N14 अमोनियम क्लोराइड माध्यम था उसमें मिक्स किया। और हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो हर 20 मिनट में, इकोलाई बैक्टीरिया क्या करते हैं, हर 20 मिनट में रेप्लिकेट हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। मतलब दो गुना उनमें एक बैक्टीरिया से, एक डीएनए से दो डीएनए बन जाता है, हर 20 मिनट के अंतराल में उनका द्विगुणन होता है। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अब दोनों N15 और N14 दोनों प्रकार के डीएनए इसमें है प्रथम पीढ़ी में। उसको उन्होंने परीक्षण करने के लिए एक विधि का प्रयोग किया कि जल में घुलनशील भारी लवण जो सीजियम क्लोराइड है, जल में घुलनशील भारी लवण है, इस सीजियम क्लोराइड के विलयन में इसको अपकेंद्रित किया गया। अपकेंद्रण मतलब इनको तेजी से घुमाया गया। तो उसके घुमाने के बाद अब अपकेंद्रण करने से क्या होता है कि भारी जो होते हैं, भारी समस्थानिक जो होते हैं, उनके बैंड जो है ऊपर नीचे प्राप्त होते हैं और सबसे नीचे प्राप्त होते हैं, और सबसे हल्के समस्थानिक के बैंड ऊपर प्राप्त होते हैं, और जो दोनों के बीच वाले जो होते हैं वो बीच में प्राप्त होते हैं। जो संकर होते हैं, भारी और लाइट दोनों के बीच में जो प्राप्त होते हैं वो बीच में प्राप्त होते हैं बैंड। तो उसमें उन्होंने इस विधि का प्रयोग किया, अपकेंद्रण विधि का। तो देखा कि प्रथम पीढ़ी में जो बैक्टीरिया के डीएनए प्राप्त हुए उसके बैंड जो होते हैं वो ना तो नीचे प्राप्त हुए ना ही ऊपर प्राप्त हुए, बल्कि बीच में प्राप्त हुए। अर्थात क्या उनको ये, इससे क्या होता है कि इसमें जो डीएनए थे, डीएनए को जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि इसमें N14 के साथ साथ N15 डीएनए भी इनकॉर्पोरेट हो गया था। यहाँ पर क्या हो गया था, N14, एक स्ट्रैंड में N14 था और दूसरा स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन था वो कैसा था, N15 हो गया था। तो
उसके बाद फिर उन्होंने देखा ये इस तरह से, देखिए N15 वाले डीएनए को सबसे पहले लिया, 20 मिनट के बाद में देखे N14 के साथ मिक्स करने के बाद बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। प्रथम पीढ़ी में सारे के सारे क्या हो गए, हाइब्रिड डीएनए हमको प्राप्त हुए, अर्थात उनका बैंड जो होता है बीच में प्राप्त हुआ। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी में फिर से 40 मिनट के बाद में इस बैक्टीरिया को फिर से ग्रो करने के लिए छोड़ा गया। तो 40 मिनट के बाद में एक से दो बने थे, तो दो में से एक तो क्या था, नया था, पूरी तरह से नया था, और एक स्ट्रैंड जो है वो पूरी तरह से पुराना था। तो यहाँ पर देखिए ब्लू जो है N15 स्ट्रैंड है जो न्यू है पूरी तरह से, और N14 वाला ब्लैक है। तो इसमें देखिए एक स्ट्रैंड पूरी तरह से नया है और एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना है। तो एक से दो बैक्टीरिया हुए फर्स्ट पीढ़ी में मल्टीप्लाइड होकर, और उसमें एक नया था और एक पुराना था, अर्थात माने पिछली पीढ़ी का इसमें देखिए 50% संरक्षित हो जाता है। तो इसमें जो डीएनए प्राप्त हुए वो 100% हमको किस तरह के डीएनए प्राप्त हुए, हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुए, जिसमें एक स्ट्रैंड तो N14 का था और एक स्ट्रैंड N15 वाला था। अगली पीढ़ी में 40 मिनट के बाद में जब उनको ग्रो कराया गया तो उसमें दो की जगह कितने प्राप्त हुए, 4 प्राप्त हुए। दो की जगह कितने प्राप्त हुए, 4 डीएनए प्राप्त हुए, जिसमें से इसको फिर अपकेंद्रण कराया गया। तो अपकेंद्रण कराने पर दो तरह के बैंड प्राप्त हुए। सीजियम क्लोराइड के विलयन में जब अपकेंद्रण कराया गया तो उसमें दो तरह के बैंड प्राप्त हुए। एक तो बैंड प्राप्त हुआ बीच में जो हाइब्रिड डीएनए का था, और दूसरा बैंड प्राप्त हुआ उनको N14 का ऊपर की ओर प्राप्त हुआ, जो लाइट डीएनए का, लाइट N14 का डीएनए का था, लाइट डीएनए का था। तो दो बैंड दूसरी पीढ़ी में प्राप्त हुए, जिसमें से 50% इसमें तो हाइब्रिड डीएनए के प्राप्त हुए और 50% लाइट डीएनए के प्राप्त हुए। तो देखिए 4 में से 2 स्ट्रैंड जो थे वो कैसे थे, इसमें डीएनए कैसा था, हाइब्रिड प्रकार का था, एक नया एक पुराना था, जबकि 2 जो थे वो लाइट थे। इस तरह से जैसे सीधे स्ट्रैंड में हम देखकर समझ सकते हैं कि दो, जैसे ये 2 हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुए जिसमें एक नया और एक पुराना था, एक N15 वाला और एक N14 वाला, और दूसरे में पूरी तरह से N14 वाले थे जो लाइट डीएनए के थे। तो इस तरह से क्या प्राप्त हुआ, प्रथम पीढ़ी में 20 मिनट के बाद 100% हाइब्रिड प्राप्त हुआ, 40 मिनट के बाद द्वितीय पीढ़ी में 50% हो गया, 100% का 50%, 50% कितना हो गया, 50% हाइब्रिड हो गया। अब 50% का यहाँ पर देखिए 60 मिनट के बाद में जब इसका द्विगुणन होता है तो 50% का 50% कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो हाइब्रिड कितना प्राप्त हुए, 25% प्राप्त हुए, और लाइट डीएनए कितना प्राप्त होगा, 75%। तो सबसे पहले सेकेंड पीढ़ी में अनुपात कैसा, 50-50 था। तो इसमें क्या था, अनुपात 1:1 प्राप्त हुआ था। 4 में से 2 डीएनए हाइब्रिड थे और 2 डीएनए जो थे वो लाइट थे। अब देखिए हाइब्रिड डीएनए का फिर यहाँ पर 50% जो है वो अगली पीढ़ी में संरक्षित हो जाएगा, पुरानी पीढ़ी का, और बाकी सब नई पीढ़ी के बन जाएंगे, लाइट डीएनए बनेंगे। तो 50% का 25%, 50% का 50% क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा, और बाकी के जो डीएनए होंगे वो लाइट डीएनए होंगे, हाइब्रिड डीएनए 25%। तो यहाँ पर 8 बनेंगे, 8 में से 2 तो क्या होंगे, 8 में से 8 बनेंगे, 8 में से 2 बनेंगे, क्या होंगे, 8 में से 2 हाइब्रिड होंगे, और जबकि 6 जो होंगे वो लाइट होंगे। 8 में से 2 कैसे होंगे, हाइब्रिड डीएनए बनेंगे, और 6 जो होंगे वो लाइट डीएनए का होगा। उसी तरह से अगली पीढ़ी का हम देखें, 80 मिनट के बाद में यदि चौथी पीढ़ी आती है तो उसमें किस तरह का अनुपात, इसमें 1:3 प्राप्त होगा, 2 और 6 है तो अनुपात कैसा होगा, 1:3 प्राप्त होगा। उसी तरह से फिर देखिए अगली पीढ़ी जो होगी 80 मिनट के बाद आएगी चौथी पीढ़ी, उसमें क्या हो जाएगा, 25% का फिर 50% क्या होगा, 12.5% हाइब्रिड डीएनए प्राप्त होगा। अगला अर्थात पिछली पीढ़ी का जो है 50% यहाँ पर फिर संरक्षित हो गया, और आधा संरक्षित हो गया, और बाकी के जो है वो नए बने। तो 1:7 प्राप्त हुआ, 87.5 जो है लाइट डीएनए प्राप्त हुए। तो फिर इनमें अनुपात कैसा होगा, 1:7 होगा। 16 डीएनए प्राप्त हुए थे, उसमें से क्या हो गए, 2 तो हाइब्रिड रहे और 14 जो है वो क्या बने, 14 जो है वो लाइट हुए। तो इनमें फिर अनुपात कैसा होगा, 1:7 होगा। तो इस तरह से देखिए प्रत्येक पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में क्या हो गया, 100% हाइब्रिड थे, द्वितीय पीढ़ी में 50% हाइब्रिड थे, तृतीय पीढ़ी में 25% हाइब्रिड थे, चतुर्थ पीढ़ी में 12.5% हाइब्रिड थे। और इसमें अनुपात क्या रहा, प्रथम पीढ़ी में 100% थे, द्वितीय पीढ़ी में 1:1 था, तृतीय पीढ़ी में 1:3 का अनुपात प्राप्त हुआ, चतुर्थ पीढ़ी में 1:7 का प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो जाता है
कि पिछली पीढ़ी का डीएनए जो है वो अगली पीढ़ी में 50% संरक्षित हो जाता है, मतलब आधा संरक्षित हो जाता है। इसलिए इस विधि को क्या कहा गया? अर्ध संरक्षित विधि कहा गया। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको रिवाइज करके कि सबसे पहले मेसल्सन और स्टाल ने क्या किया, N14 डीएनए वाले ई कोलाई को N15 वाले माध्यम में कल्चर किया कई पीढ़ियों तक और N15 डीएनए प्राप्त किया। N15 डीएनए को फिर से किस में ट्रांसफर किया? N14 डीएनए वाले माध्यम में ट्रांसफर किया और उसको रेप्लिकेशन के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट के बाद जब रेप्लिकेशन हुआ तो उसका ऑब्जर्वेशन किया। सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट पर घनत्व प्रवणता के आधार पर उसका परीक्षण किया तो देखा कि उसके फलस्वरूप जो बैंड प्राप्त हुए वो कहाँ पर प्राप्त हुए? बीच में प्राप्त हुए। अर्थात उसमें एक स्ट्रैंड जो था कैसा था? एक स्ट्रैंड नया था और एक स्ट्रैंड पुराना था। दूसरे में भी एक स्ट्रैंड नया था और एक स्ट्रैंड पुराना था। तो पुराना क्या? 15 वाला था और एक N14 वाला था। दूसरी पीढ़ी में आप फिर से उनको 40 मिनट के बाद ग्रो कराया, देखा तो दूसरी पीढ़ी में दो प्रकार के बैंड प्राप्त हुए। एक तो लाइट बैंड प्राप्त हुआ ऊपर की ओर और बीच में प्राप्त हुआ हाइब्रिड डीएनए का बीच में प्राप्त हुआ। तो इसमें आधा आधा प्राप्त हुए। 50% जो है वो लाइट डीएनए के N14 वाले प्राप्त हुए और 50% जो है वो N15 वाले प्राप्त हुए। ठीक है। अब आगे की ओर 60 मिनट के बाद यदि हम देखें तो 60 मिनट के बाद फिर से 50% का 50% क्या हो जाएगा? 25% जो है लाइट डीएनए का प्राप्त होगा और 25% हाइब्रिड डीएनए प्राप्त हुआ और 75% जो है वो लाइट डीएनए प्राप्त हुआ। फिर इसका 80 मिनट के बाद, तो इस तरह का परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि इसकी मिसेल्सन एंड स्टॉल के अनुसार यदि प्रथम पीढ़ी में इतना प्राप्त हुआ, अनुपात 1:7 था, तो चतुर्थ पीढ़ी में हाइब्रिड और लाइट डीएनए का अनुपात क्या होगा? तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया मेसल्सन और स्टॉल का प्रयोग, जो कि इनके अनुसार डीएनए का प्रतिकृतियन कैसा होता है? अर्ध संरक्षित विधि के द्वारा होता है। अर्थात पिछली पीढ़ी का डीएनए जो है वो पिछली पीढ़ी का डीएनए आधा संरक्षित हो जाता है नई पीढ़ी में, फिर पिछली पीढ़ी का फिर से नई पीढ़ी में आधा संरक्षित हो जाता है। तो इसीलिए इस विधि को सबसे बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ माना गया। डीएनए प्रतिकृति की रेप्लिकेशन की सबसे बेस्ट मेथड माना गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन की क्रिया विधि, यानी द्विगुणन की क्रिया विधि कैसी होती है। अभी तो हम इसके मोड पढ़े कौन कौन से विधि से हो सकता है और फिर उसका पक्ष में प्रमाण, तो सबसे बेस्ट विधि माना गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड या अर्ध संरक्षित विधि को। अब आगे देखेंगे, आगे वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी क्रिया विधि किस तरह से होती है, डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि किस तरह से होती है।